आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति ना सिर्फ केवल फ्रांस के इतिहास के लिए, बल्कि विश्व के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं है, जिसकी प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति की ना पड़ी हो। जैसे अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करते हैं, समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व, ये सभी जो है वह फ्रांस की क्रांति से ली गई है। आइए आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी। डेट आप देखेंगे 14 जुलाई 1789 ईस्वी। फ्रांस के शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। क्या होता है आतंक का माहौल? आप मान लीजिए कि आप अपने कमरे में हैं और 4 आतंकवादी आपके कमरे में घुस गए हैं और माथा पे AK-47 लगा दिए हों और आपको अब पूछा जाए कि कैसा महसूस हो रहा है? जो आपको महसूस हो रहा होगा, यही है आतंक का माहौल। कुछ ऐसा ही जो अलार्मिंग सिचुएशन यह फ्रांस के शहर पेरिस में या पूरे फ्रांस पर था, वो 1789 के आसपास में। कारण क्या था? इस ये आतंक के माहौल का कारण क्या था? तो राजा ने अपने सैनिकों को नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। सेना का काम होता है लड़ाई करना, बॉर्डर पे लड़ाई करना। अब ये बॉर्डर के काम को छोड़ करके और नागरिकों की ओर चले गए हैं। इसी बीच में र्यूमर्स फैल गई। राजा जो है अपने सैनिकों को कभी भी गोली चलाने का आदेश दे सकते हैं। तो अब सेम वही वाली सिचुएशन है, अगर आपसे कोई पूछा कि भाई आप कमरे में बैठे हों, 4 लोग गनमैन आ गए हैं और अब बोले कि बताइए क्या किया जाए? तो आप बोलेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं? जो करेगा वो आतंकवादी करेगा या गोली चलाने वाला करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, निहत्थे हैं। ऐसा ही सिचुएशन कुछ फ्रांस में भी थी। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को आतंक का माहौल है। राजा अपने सैनिकों को नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी और जल्द ये अफ़वाह फैल गया है कि राजा कभी भी अपने सैनिकों को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे सकती है। ऐसी स्थिति में नागरिक क्या कर सकते हैं? जो करना है वो सैनिक करेंगे। जी नहीं, यह स्थिति नहीं है। फ्रांस के लोग जो हैं, इन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग यूँ ही नहीं मरेंगे। हम लोग राजा के सैनिकों का मुकाबला करेंगे और इसके लिए इन लोग जो हैं, वह 7,000 स्त्री पुरुष इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल में और वहां पर मीटिंग करते हैं कि हम राजा के सैनिकों का प्रतिरोध करेंगे। भाई, प्रतिरोध कैसे करेंगे? राजा के सैनिकों के पास हथियार हैं और नागरिक निहत्थे होते हैं। इन लोग बोलते हैं कि प्रतिरोध करने से पहले हम लोग हथियारों की तलाश करेंगे और जहां से भी हमें हथियार मिलेंगे, जिन सरकारी इमारतों से भी हथियार मिलता है, उन सभी हथियारों को हम लोग लूट लेंगे। तो सबसे पहले इन लोग हथियारों की तलाश में सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू करते हैं और इसी हमला करने का जो शुरुआत है, वह है बास्तिल का किला। बास्तिल के किला पर आक्रमण की जाती है और यह जो बास्तिल का किला है, वह लोगों में घृणा का केंद्र बना हुआ था। इस बास्तिल का किला पर लोगों को घृणा का केंद्र बना हुआ था। जनता इसे न्याय के विरुद्ध सत्ता का प्रतीक मानती थी। जितने भी जो राजा के विरोधी हैं, इसी बास्तिल के किले में कैद करके रखे जाते थे। इसलिए सबसे पहला बास्तिल के किला पर आक्रमण किया जाता है। कुछ ही घंटे की लड़ाई में बास्तिल का किला ध्वस्त, कमांडर मारा जाता है और यह घटना के साथ ही फ्रांस में क्रांति शुरू हो जाती है। यह एक छोटी सी घटना थी। एक बास्तिल का एक छोटा सा किला पर आक्रमण था। लेकिन इस किले के आक्रमण के साथ ही फ्रांस के दूर-दूर, गाँव-गाँव, देहातों तक जो है वह आक्रमण का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्यों? वे कौन-कौन से कारण थे? इन सभी का हम लोग विस्तार से आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का फ्रांसीसी समाज। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का फ्रांसीसी समाज कैसा था? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का फ्रांसीसी समाज को अगर हम लोग देख ले रहे हैं, तो देखिए 18वीं शताब्दी पहले शब्द क्लियर है। 18वीं शताब्दी, ये 100 वर्षों के काल को शताब्दी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें 0 से 99, 0 से 99 तक फर्स्ट सेंचुरी होगा। 100 से 199 तक
सेकेंड सेंचुरी होगा या द्वितीय शताब्दी। वैसा ही 200 से 299 तक तृतीय शताब्दी, 300 से 399 तक चतुर्थ, 1500 से 1599 तक 16वीं शताब्दी और 1600 से 1699 तक 17वीं शताब्दी। इसी प्रकार अगर हम लोग बात कर लें तो 1700 से 1799 तक जो है वह कार्यकाल जो यह अवधि होगा वह 18वीं शताब्दी का होगा। इसी पीरियड की बात की जा रही है। यहाँ पर बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं, यहाँ है 1700 और यहाँ है 1799। अगर इसके अर्ध पे बात करें 1749, इसके बाद मतलब 1749 के बाद जो है वह फ्रांस का समाज कैसा था, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 20 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुआ। ये देखिए एक आपको एक फिगर दिए हुए हैं, ये हैं लुई 16। 1774 में यही व्यक्ति जो है वो फ्रांस के शासन या फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन होते हैं। जब यह फ्रांस के राजगद्दी पर बैठता है उस वक्त इसकी आयु मात्र 20 साल थी और इसी समय इसकी जो है विवाह जो है वह मेरी एंतवानेत से होता है। मेरी एंतवानेत, इसको एक उपाधि दी गई है मैडम डेफिसिट, खर्चीली। इसके इतना खर्च विश्व में ना पहले कोई की होगी ना आज तक कोई की है, तो इसलिए इसको मैडम डेफिसिट कहा जाता है। इसको हम लोग आगे भी बताएंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि जब फ्रांस के राजगद्दी पर जब यह लुई 16वां राजगद्दी पर बैठता है उस वक्त देखता क्या है कि फ्रांस का जो राजकोष है वह खाली है। राजकोष बिल्कुल खाली है और खाली ही नहीं है, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज है। लिब्रे जो उस वक्त है फ्रांस की मुद्रा, जो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे कहलाती थी। तो फ्रांस का राजकोष से सिर्फ केवल खाली नहीं है, इस पे 10 अरब लिब्रे का कर्ज भी हो गया है। क्यों कर्ज हो गया था, इन सभी स्थितियों को हम लोग देखते हैं। कर्ज का कारण क्या था, अब हम लोग देख ले रहे हैं। लुई 15वां, जो लुई 16वां के पिता हैं वह है लुई 15वां। लुई टाइटल है, लुई जो लुई राजा को हम लोग लुई बोलते हैं। फ्रांस में जो राजा है उसको लुई कहा जाता है। जो लुई पहला राजा बना उसको राजा फर्स्ट, फिर उसके बाद उसका बेटा लुई सेकंड, फिर लुई थर्ड, लुई फोर्थ, ऐसा ही सीरीज कर करके लुई 15वां और उसका बेटा लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठता है। जब वह सिंहासन पर बैठता है तो उस वक्त देखता है कि फ्रांस का बिल्कुल राजकोष खाली है और खाली ही नहीं है, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज भी है। कर्ज क्यों था, तो हम लोग देखते हैं कि लुई 15वां क्या करता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेता है। 1756 से 1763 तक जो है वह सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेता है और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। ठीक है, इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है, फ्रांस का बिल्कुल राजकोष खाली हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन में क्या था, पुश्तैनी दुश्मनी चलते रहता है। फ्रांस और ब्रिटेन में पुश्तैनी दुश्मनी चलता है। लुई 15वां और ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सेकंड लड़ाई लड़ रहा है। इनके भी फादर लड़ रहे थे, इनके भी फादर लड़ रहे थे, दोनों लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते डेथ हो गई, फिर इनका भी बेटा। तो भाई इस टाइप के जो सीरियल से जो लड़ाई होती है इसको हम लोग बोलते हैं पुश्तैनी दुश्मनी। तो फ्रांस और ब्रिटेन में पुश्तैनी दुश्मनी चलती थी और हर बार जो है फ्रांस को लगभग पराजय का सामना करना पड़ता था। हर बार फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ता था। ब्रिटेन जो थोड़ा सा है वह ताकतवर था, थोड़ा सा इसकी जो शक्ति है वह ज्यादा थी। तो कुंठा महसूस होती थी फ्रांस को कि हम कैसे इससे बदला लें। अभी देखिए ये है युद्ध चल रही है दोनों के बीच में, लगातार युद्ध चल रहा है। अब युद्ध के बाद क्या होता है कि जब हर बार फ्रांस जो है बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन उसको कोई मौका मिल नहीं पाता है। इसको मौका मिल जाता है, वह सुनहरा मौका मिलता है उसको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। होता क्या है कि अमेरिका पर विजय स्थापित करने के लिए अमेरिका फ्रांस भी गए और ब्रिटेन भी गए।
फ्रांसीसी भी अमेरिका गए थे और अंग्रेज भी गए थे। जैसे भारत पर फ्रांसीसी भी साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए हुए थे और अंग्रेजों ने भी विजय स्थापित करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर क्या किए थे कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को मार करके आउट कर दिया बाहर कि आप यहाँ पर नहीं रहेंगे। उसी प्रकार अमेरिका में भी फ्रांसीसी भी गए थे वहां पर कब्जा उपनिवेश स्थापित करने के लिए और अंग्रेज भी गए थे कब्जा स्थापित करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ करके बाहर कर दिया, हरा करके बाहर कर दिया। बोला आओ तुम लोग जाओ। कुछ समय पश्चात अमेरिका के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने लगे। किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्रिटेन से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना वाला हाल हो गया। यहाँ पर अब ये बोल रहा है फ्रांस कि मेरे लिए अच्छा मौका है, चलो अमेरिका वाले तुम लोग लड़ ही रहे हो, हम आपको आपकी तरफ से सपोर्ट कर देते हैं, हम अपनी जो सेना वगैरह है हम भेज देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो लोग हो गए संयुक्त रूप से, एक तरफ फ्रांस और अमेरिका हो गए और दूसरे साइड जो है वह ब्रिटेन हो गया। दोनों मिल करके लड़ते हैं, फ्रांस और अमेरिका दोनों मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, लड़ने में जितना तोप गोला बारूद सेना लड़ेंगे, सैनिक मारे जाएंगे, ये सभी जो खर्च होता है किस पर हो रहा है? फ्रांस पे हो रहा है। युद्ध हुआ, परिणाम आया, परिणाम क्या आया? ब्रिटेन पराजित हो जाता है, यह हार जाता है और इन लोग विजयी हो जाते हैं। ये जो हैं इन लोग विजित हो जाते हैं, जीत जाते हैं। स्पष्ट है, जो जीतते हैं उनको अवार्ड मिलता है, जो हारते हैं उनको लॉस होता है। ब्रिटेन को क्या हुआ? ब्रिटेन जो है वह अमेरिका को खो दिया, जो इनका उपनिवेश था या साम्राज्य को खो दिया। हार गया तो ये खो दिया। अमेरिका क्या हो गया? ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो गया, अलग देश बन गया। फ्रांस को क्या मिला? फ्रांस को कुछ मिला क्या? ये तो अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना वाला हाल करने के लिए गया था। इसको तो कोई मतलब नहीं था, कोई यहाँ इसकी कोई मतलब नहीं बन रही थी, जबरदस्ती अपना टांग घुसेड़ दिया था। इसको क्या मिला? मिला, फ्रांस को 10 अरब लिबरे का कर्ज मिल गया। 10 अरब लिबरे का कर्ज मिला इसको। इस युद्ध में जितना जो खर्च हुआ ना, फ्रांस का बिल्कुल राजकोष खाली हो गया और इस पर 10 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। ये स्थिति चल रही थी। इसके बावजूद हम लोग देख ले रहे हैं कि फ्रांस की जो स्थिति है वह विलासिता और खर्चीला जीवन शैली था।